बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल किन शेयरों पर मिल सकते हैं आपको कमाई के मौके। हम तमाम शेयरों पर तो चर्चा करेंगे ही जहां पर कल एक्शन रहेगा, लेकिन साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आप हमें सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप हमें करें, नंबर है 9582222266। और इसके अलावा आप फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल जरूर भेजें। हैशटैग बाजार आज और कल भी लिखिएगा। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी तो शामिल होंगे ही। इसके अलावा एक और खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का करते हैं शो में स्वागत। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी, जिनसे हम जानेंगे आने वाले कल के नतीजों और दूसरे ट्रिगर्स की जानकारी। लेकिन आज बाजार का कारोबार कैसा रहा, जरा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। और यहां पर हमने देखा कि शुरुआत तो अच्छी हुई थी, मजबूती के साथ हुई थी, मगर शुरुआत थी घंटे के बाद ही बाजार पर दबाव भी बनने लगा। और आखिर में निफ्टी 99 अंक फिसलकर 16,026 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 303 अंक टूटा और 53,749 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी बढ़त देखी गई, 49 अंक चढ़कर ये 34,339 के लेवल पर बंद हुआ। और आज का दिन छोटे और मझौले शेयरों के लिए बेहद खराब था। दोनों इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरकर आज हुए हैं बंद। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से आप समझते हैं कि बाजार 3 दिन से बढ़त पर खुलने के बाद क्यों फिसल रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में वैसा का वैसा माहौल दिखा जो पिछले 2 दिनों में था। मजबूत शुरुआत, उसके बाद शुरुआती घंटे डेढ़ घंटे अच्छी मजबूती, अच्छी खरीदारी। दिन भर के लिए ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेशन है। और उसके बाद धीमे धीमे गिरावट बढ़ती हुई और दिन के निचले स्तरों पर जाकर आप होते हैं बंद। एग्जैक्टली तीनों दिनों का ट्रेडिंग सेशन ऐसा ही था। आज भी एक बेहद अहम लेवल के नजदीक थोड़ा सा ऊपर बंद होते हुए दिखे हम निफ्टी पर 16,000 के आसपास 100 अंकों के नुकसान के साथ। लेकिन कल ही की तरह बैंक निफ्टी आज फिर से मजबूती दिखाता हुआ दिखा, 50 अंक की सही लेकिन मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी हल्का फुल्का नुकसान आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल वही रुझान दिखा। लेकिन आज के सेशन में समस्या बड़ी थी। समस्या बड़ी ये थी कि भले निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में उतनी आपको कमजोरी ना दिखे, 100 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी में ज़्यादा नहीं होती, बैंक निफ्टी तो हरे निशान में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी गहरी मार पड़ती हुई दिखी है। 2% से ज़्यादा ये इंडेक्स टूटते हुए दिखे। और ब्रॉडर मार्केट में एक एक सेक्टर की जो पकड़ कर धुलाई हुई है, और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 5 से 20% तक तेजी से लुढ़के हैं। ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को परेशान करने वाला सेशन था। और ये भी तब जबकि ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत खराब हो। अमेरिका कल उतार चढ़ाव के बीच फ्लैट बंद हुआ, डाउ पर 50 पॉइंट ऊपर। दिन भर डाउ फ्यूचर सीमित दायरे में ट्रेड करते करते हमारे बाजार बंद हुए तो एकदम फ्लैट थे। एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। और कल मंथली एक्सपायरी है, बाजार हल्के भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स मेंटेन होने के बावजूद, ज़्यादा नहीं गिरने के बावजूद, जो ब्रॉडर मार्केट में कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज तेज मार पड़ती हुई दिखी। तो एक इंडेक्स के बाहर बेहद खराब ट्रेडिंग सेशन आज का माना जाएगा। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा भी देख लेते हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1803 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2230 करोड़ रुपए की आज की है खरीदारी। तो ये तो एफआईआईज डीआईआईज के आंकड़े रहे। अब सीधे आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ है। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और बाजार की गिरावट का सिलसिला यहाँ पर थम नहीं रहा है, क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें अब कल के लिए, खासतौर पर कल के बाजार पर क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल, देखिए हमें लगता है कि जो निफ्टी है वहाँ पे एक प्रेशर बना हुआ है। और मार्केट में 16,400 का जैसे रेजिस्टेंस था, वैसे अभी 16,300 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट में 16,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और जब तक 16,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तब तक हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। लेकिन चूंकि ये मंथली एक्सपायरी के हम नज़दीक आ चुके हैं, और कल अगर मंथली एक्सपायरी है, तो हमें लगता है कि स्पेसिफिकली अगर निफ्टी के ऊपर अगर ध्यान देना है तो 2 लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है। एक तो है 16,150 का लेवल। अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी कल के दिन में अगर निकलता है, तो हमें लगता है कि हम कल के दिन में ही एक बार 16,300 के लेवल्स देख सकते हैं। और अगर निफ्टी 16,000 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है, तो शायद एक बार हम 15,900, 15,920 के काफ़ी नज़दीक जाके वहाँ पे एक बार वापस सपोर्ट ले सकते हैं। ब्रॉडली हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में, यानी कि एक या दो दिन का अगर ट्रेंड देखें, तो हमें लगता है कि निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका है।
और 15,900 के करीब जाने के बाद एक रिवर्सल एक्टिविटी हमें देखने मिल सकती है। बट अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है, अगर मार्केट 10-20 पॉइंट के प्लस माइनस पॉइंट के साथ अगर खुलता है, तो हमें लगता है कि फिर हमें रुकना ज़रूरी है। या तो आप 16,150 के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, या तो फिर 15,900 के करीब लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट से हमें स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना ज़रूरी है। और बैंक निफ्टी में 34,000 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 34,000 के नीचे हमें लगता है कि एक बार 33,400 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया रखने की सलाह दे रहे हैं श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, स्टॉक्स पर ही आपसे राय अब लेना चाहेंगे। किसी को मीडियम टर्म की अगर खरीदारी करनी है तो मिड टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक में आप रखने की सलाह देंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक पर खरीदारी की राय आपकी रहेगी? बिल्कुल, तो देखिए दो बेहतरीन पिक्स मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले एक है, वो है एचडीएफसी लिमिटेड। हमारा व्यू ये बन रहा है कि एचडीएफसी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। वैल्यूएशन पैरामीटर्स में भी वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन चुके हैं। एचडीएफसी लाइफ की बात करें या एचडीएफसी बैंक की बात करें, हमें लगता है सभी स्टॉक एक वैल्यूएशन पैरामीटर्स के लोअर एंड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे डाउन साइड मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कम है। तो करंट लेवल से एचडीएफसी लिमिटेड को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 2240 के करीब का बंद है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2350 से लेकर 2375 के लेवल्स दिखा सकता है। सो 2350, 2375 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से एचडीएफसी लिमिटेड को खरीदा जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2200 के करीब का, और हमें लगता है कि ये स्टॉक बॉटम, मल्टीपल बॉटम के साथ एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना रहा है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टॉक है। इनफैक्ट माउथ वाटरिंग लेवल्स के करीब काफ़ी सारे स्टॉक्स आ चुके हैं, लेकिन मार्केट में जो रिवर्सल है वो मिसिंग है। और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अगर सेफ खेलना है इस मार्केट में, तो हमें लगता है कि आईटीसी को लॉन्ग किया जा सकता है। अभी हाल ही में इसने उसके नंबर्स प्रेजेंट किए थे, काफ़ी शानदार नंबर्स थे, और इन नंबर्स के बदौलत ये स्टॉक 280 के करीब भी गया था। अभी करेक्शन हो रहा है स्टॉक में, 265 का ब्रेकआउट था और 272 के करीब की क्लोजिंग है। हमें लगता है 272 से लेकर 260 के रेंज में इसे खरीदें। स्टॉप लॉस रखे 250 रुपए का। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार ग्रेजुअली 300 से लेकर 310 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो 265 के ऊपर कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए नहीं है, और इसी वजह से हमें लगता है कि आईटीसी को एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। और अगर मध्यम अवधि का नजरिया हो तो हमें लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो श्रीकांत चौहान जी की दो पसंद, एचडीएफसी लिमिटेड मीडियम टर्म की खरीदारी के लिए उनका पसंदीदा स्टॉक, और लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी में वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बातचीत अब आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू भी लेते हैं, खासतौर पर उन स्टॉक्स पर जिन पर आए हैं नतीजे। कोल इंडिया Q4 के नतीजे कंपनी ने पेश किए और मुनाफा बढ़ा है, 4,587 करोड़ से बढ़कर हुआ है 6,690 करोड़ रुपए, और जो आय है वो भी बढ़ी है, 26,700 करोड़ से बढ़कर हुई है 32,710 करोड़ रुपए। इसके अलावा मार्जिन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लगभग 24.1% से बढ़कर 27.8% पर मार्जिन आया है कंपनी का। कोल इंडिया के नतीजे आए, अच्छे आए, बताइए इस पर, स्टॉक पर आपका क्या व्यू रहेगा श्रीकांत? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि देखिए नतीजे तो आ चुके हैं, और नतीजों के बेसिस पे हमें लगता है कि स्टॉक में रैली भी हुई है, क्योंकि अगर 10-15 दिन पहले अगर आप देखें तो उसके पहले ये स्टॉक 160-165 के करीब ट्रेड कर रहा था। वहाँ से लगभग वो 180-85 के करीब आ चुका है, और अभी उसी रेंज के अंदर वो कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छे नंबर्स के बावजूद हमें लगता है कि फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वहाँ पे इसमें दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ और भी कंट्रोलिंग मेजर्स ले सकते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। और इस वजह से हमें लगता है कि इवन दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है कोल का, हमें लगता है कि ये प्राइस बढ़ाने के लिए इसे शायद इजाज़त नहीं मिलेगी, और इसी वजह से हमें लगता है कि अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है। हमें लगता है 185 से लेकर 180 के रेंज में ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा, और इवेंचुअली 180 को ब्रेक करने के बाद शायद ये स्टॉक वापस एक बार 160 से लेकर 165 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो हमें लगता है कि अगर कोई भी अगर कल के दिन में अगर एक हमें प्राइस जंप मिलता है, गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो उसे हम एज अ प्रॉफिट टेकिंग के बेसिस पे ले सकते हैं। जी, अगला स्टॉक नाल्को
क्वार्टर 4 के नतीजे इसने भी पेश किए। मुनाफा भी बढ़ा है नाल्को का, 936 करोड़ से बढ़कर हुआ 1025 करोड़ रुपए। आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 2822 करोड़ से बढ़कर हुई है 4340 करोड़ रुपए। और मार्जिन भी बढ़ा है, 33.4% से बढ़कर हुआ है 37.2%। नाल्को के नतीजे के बाद क्या स्ट्रैटेजी रखें? बिल्कुल, इसके नतीजे वैसे काफी शानदार है और उसके पहले स्टॉक गिर चुका है। 130 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लगभग गिरते गिरते ये 90 के करीब आ चुका है। और हमें लगता है कि अभी यहाँ से अगर इस स्टॉक को अगर खरीदते हैं, बट यहाँ पे अगर जो आपको व्यू रखना है वो लंबी अवधि का नजरिया रखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि काफ़ी सारे और भी मेजर्स रहेंगे प्राइस कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ओवर द पीरियड अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन है इसके पीछे इसी वजह से इन सभी स्टॉक्स में आने वाले 6 से 12 महीने में और भी अच्छा डिमांड रहेगा और करंट लेवल से काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 80 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और जो भी पोजीशंस लॉन्ग बनानी है उसमें कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू रखें। ओके, तो नाल्को में खरीदने की सलाह दे रहे हैं श्रीकांत चौहान। इंडिगो के नतीजे भी आए, मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई है। 130 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 1681 करोड़ का कंसोलिडेटेड आय जो 9255 करोड़ से घटकर हुई 8021 करोड़ रुपए। इंडिगो एलायंस घाटे में कंपनी आ गई है, अब क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि वैसे ये स्टॉक ने काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लो को डिस्काउंट कर लिया है। हमें लगता है कि रिजल्ट के बाद भी हमें लगता है कि अगर इसमें अगर एक फॉल अगर आता है तो 1550 के करीब ये काफ़ी अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में प्रेशर था तब भी ये स्टॉक 1500 1550 के करीब कई बार अटका है और कई बार उसने वहाँ से एक रिबाउंड किया है। हमें लगता है कि इस रिजल्ट के बाद अगर शायद अगर ये स्टॉक गिरता है तो बिल्कुल इसे 1550 से लेकर 1500 के रेंज में खरीदा जा सकता है। और यहाँ पे भी हमें लंबी अवधि का नजरिया रखना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में आउटलुक जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलना कि क्या एग्जैक्टली होगा। अगर क्रूड अगर यहाँ से 120 125 के करीब अगर जाता है तो हम इस स्टॉक में और भी एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। लेकिन अगर क्रूड अगर इसी लेवल से अगर करेक्ट अगर हो जाता है तो फिर ये स्टॉक वापस रिबाउंड कर लेगा। तो हमें लगता है कि एक लंबी अवधि के नजरिए के साथ 1550 के करीब बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो में खरीदारी की सलाह श्रीकांत जी की। कुछ कॉलर्स के सवाल लेते हैं। प्रफुल्ल कुमार कोलकाता से पूछे एचडीएफसी लिमिटेड पर, जो कि श्रीकांत जी का मीडियम टर्म पिक भी है आज का। 65 शेयर है इनके पास, 2210 की इनकी खरीद है। एचडीएफसी लिमिटेड क्या राय रहेगी? बिल्कुल, तो इनफैक्ट हमें लगता है कि इनकी जो खरीदारी है वो एक काफ़ी अच्छे रेट की है और अच्छे दामों में इन्होंने खरीदा है, तो हमें लगता है कि डाउन साइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है। अगर फ्यूचर में अगर कोई और दिक्कतें अगर आती है मार्केट में और अगर शायद ये स्टॉक अगर और गिरता है तो हमें लगता है कि 2000 के करीब इसे और ऐड किया जा सकता है। हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक एक बार 2300 के लेवल्स या 2350 के लेवल्स भी दिखा सकता है और करंट लेवल से बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। एचडीएफसी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं श्रीकांत चौहान। अगला सवाल एनएमडीसी पर है। प्रशांत सिंह कानपुर से पूछ रहे हैं 750 शेयर एनएमडीसी के हैं, 150 इनकी खरीद है और कल मार्च तिमाही के नतीजे भी जारी होंगे। शेयर लुढ़का जरूर। आयरन ओर के दाम 600 से 750 प्रति टन घटाए गए हैं। तो अब क्या स्ट्रैटेजी रखें ये एनएमडीसी में? बिल्कुल, तो देखिए, वैसे एनएमडीसी अगर देखा जाए तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले है आयरन ओर के लिए और इसी वजह से इसमें इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा हमें देखने मिला है। बट हमें लगता है कि इवेंचुअली अगर यहाँ से अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इसमें एक रिबाउंड देखने मिलेगा और कॉस्ट के ऊपर के भी दाम इसमें मिल सकते हैं। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा कमजोर रहेगा और जैसा भी 120 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो शायद अगर मार्केट में अगर रिजल्ट में अगर कोई भी कमजोरी अगर देखने को मिलती है तो शायद ये स्टॉक 110 के करीब आ सकता है। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 150 से लेकर 160 के लेवल्स बिल्कुल दर्ज कर सकता है। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो उसमें और खरीदने की सलाह रहेगी और करंट लेवल से जो भी पोजीशंस है या जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसे होल्ड करके रखें। ओके, एनएमडीसी को होल्ड करने की सलाह और करेक्शन पर खरीदारी की सलाह एनएमडीसी में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से शिवम गोला सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है धामपुर शुगर पर 100 शेयर इनके पास है, 325 इनकी खरीद है और जैसा कि हम सब जानते हैं चीनी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध से शुगर शेयरों में तेज गिरावट देखी गई और ओवरऑल जो स्पेस में हमने देखा चौतरफा 2 से 10% की गिरावट देखी गई है। फिलहाल इनके स्टॉक धामपुर शुगर में क्या किया जाए?
देखिए वैसे धामपुर शुगर या बलरामपुर चीनी या प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो बिकवाली बनी है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन फॉल काफ़ी स्टीप हुआ है। एंड वेरी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो ये स्टॉक लगभग 30 से 40% गिरे हैं। हमें लगता है कि धामपुर शुगर वैसे करेक्ट होते होते ऑलमोस्ट अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुका है। मल्टी ईयर के अगर इक्विलिब्रियम लेवल को देखें, यानी कि कई बार जिस लेवल को स्टॉक ने छुआ है, अगर उस लेवल को देखें तो हमें लगता है कि उसी लेवल्स के करीब आ चुका है, 230 235 के करीब। हमें लगता है कि बिल्कुल करंट लेवल से इसे होल्ड करें। अगर यहाँ से कोई अगर बाउंस बैक अगर मिलता है तो 325 330 के लेवल्स वापस देखने मिल सकते हैं। उन लेवल्स के करीब आप पोजीशंस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से पोजीशंस को होल्ड करने की राय रहेगी। धामपुर शुगर पर करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह श्रीकांत चौहान दे रहे हैं धामपुर शुगर पर। आगे बढ़ते हैं कोटा से महेश अग्रवाल सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल ग्रासिम पर है। 78 शेयर इनके पास है और इनकी है खरीद 1500 की। हमने देखा नतीजों के बाद शेयर एक साल के निचले स्तर पर भी लुढ़क गया, तो ऐसे में ग्रासिम पर क्या स्ट्रैटेजी रहे? बिल्कुल, तो देखिए इसमें डबल इम्पैक्ट है। एक तो सीमेंट का कंपनी का भी इम्पैक्ट आता है, प्लस साथ ही साथ अभी ये जो पेंट इंडस्ट्री में एंटर हुआ है उसका भी इम्पैक्ट आता है और इसी वजह से स्टॉक गिरा है। लेकिन हमें लगता है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। 1400 से लेकर मुझे लगता है 1300 के रेंज के अंदर हमें लगता है कि इसमें वैल्यू बाइंग और आ सकती है। वैसे अभी करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली एफआईएस की सेलिंग चल रही है और इन एफआईएस के पास ये सभी क्वालिटी स्टॉक्स थे जिन्हें वो अभी थोड़ा कम कर रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक गिर रहा है। हमें लगता है कि 1350 से लेकर 1300 के रेंज में बिल्कुल इसे और खरीदा जा सकता है। ये तो करंट पोजीशंस को होल्ड करके चले। हमें लगता है कम से कम 1500 के लेवल्स दिखाएगा और बेस्ट मार्केट्स में शायद वापस ये 1650 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से वापस हमें राय यही रखनी है कि इसे होल्ड कर सकते हैं। कल के बाजार के लिए कौन से होने वाले हैं अहम ट्रिगर, समझने के लिए हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताइए कल के बाजार के लिए क्या होने वाले हैं मेन इवेंट्स? देखिए, सबसे पहले निफ्टी की कंपनी हिंडाल को अपने नतीजे पेश करेगी। इसके अलावा वायदा बाजार में देखें तो नतीजों पेश करने वाली जो कंपनियां, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि बर्जर पेंट्स, कोलपाल, क्यूमिन समेत जो है करीब 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनके नतीजे जो है आपको कल आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वायदा बाजार की एक्सपायरी है मई सीरीज की, तो यहाँ पर नजर रहेगी। एथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ जो है वो बंद होने वाला है, यानी इसमें सब्सक्राइब करने का जो है आखिरी दिन होगा। प्राइस बैंड बता देता हूँ, 610 से लेकर 642 प्रति शेयर है और इशू साइज है करीब 808 करोड़ का। इसके अलावा सैक्सॉफ्ट की जो है बोर्ड बैठक होगी जहां पर स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फंड जुटाने पर करीब 1000 करोड़ जुटाने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है। साथ में कुछ ग्रुप लेवल पर रिस्ट्रक्चरिंग भी होगी, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। आईटीसी जो है एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, यानी स्टॉक में करीब 6 रुपये 25 पैसे तक की जो गिरावट है आपको इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। और ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो यूएस की जो है जीडीपी तिमाही दर तिमाही Q1 के जो अपडेट्स हैं वो आते हुए नजर आएंगे। और कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल का दिन भारतीय बाजारों के लिए बड़ा है। मई सीरीज की एक्सपायरी का दिन है और आखिरी दिन है इस सीरीज का। अब इस आखिरी दिन जब हम प्रवेश कर रहे हैं सीरीज के अंत में, तो बाजार एकदम हल्के हैं। ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल है। देखते हैं अमेरिकी बाजार कैसा ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल सुस्त है, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में, यानी कि अमेरिका में एग्जैक्टली क्या होगा अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहा 3:30 बजे। इन सबको देखते हुए हल्के बाजार हैं, निचले स्तर पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और वो सपोर्ट की रेंज जो होगी वो होगी 15,750 से 15,850। ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट, और ऊपर 16,200 से 16,300 की रेंज होगी जहां पर आपको सप्लाई बिक वाली प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी मजबूती के साथ टिका है, अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सपोर्ट बैंक निफ्टी पे है 34,000 34,100 की रेंज में, और ऊपर 34,600 से 34,800 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। तो कल का सेशन मंथली एक्सपायरी की वजह से और ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों की वजह से बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। उम्मीद ये कर सकते हैं कि थोड़ा वोलेटाइल हो, जैसा कि आजकल बाजार हैं ही। रेंज के दोनों तरफ ट्रेड के मौके बनेंगे और अनलेस की कोई बड़ी खबर सुनने को मिले अच्छी या बुरी, बाजार ऐसा लगता है कि रेंज के बीच ही ट्रेड करके कल मंथली एक्सपायरी आपको दिखाएंगे। आइए आप जानते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे?
क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और मार्केट का जो नेचर है वो सेल ऑन राइज हम लोग देख रहे हैं, यानी ऊपर खुल रही है, नीचे क्लोजिंग हो रही है। तो उसी सिनेरियो को देखते हुए हम 16,000 की पुट ऑप्शन पे फोकस करेंगे, जिसकी क्लोजिंग प्राइस आज 85 है। अगर ये मुझे 50 के आसपास मिलती है, यानी थोड़ा बाउंस होकर खुली, तो आपको 50 के आसपास मिल जाएगी, तो ये खरीदनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस उस केस में 20 रुपए का होगा, यानी 30 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ, और टारगेट इसके 120 रुपए के हो सकते हैं, यानी कि एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि 16,000 के नीचे होनी चाहिए, मोस्ट लाइकली 15,900 की तरफ एक्सपायरी हो सकती है। जी बहुत धन्यवाद करेंगे नितिन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और श्रीकांत जी आपकी तरफ से कल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी इंट्राडे पिक? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जैसे कि वीकली एक्सपायरी है और मार्केट का ट्रेंड एक वीकनेस वाला है, तो हमें लगता है कि अगर इस लेवल पे अगर कुछ शॉर्ट अगर करना है तो वो थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, और कोल इंडिया को करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है, जो तकरीबन 180-81 के करीब का बंद है। आज उसके नतीजे अच्छे आए हैं। हमें लगता है कि अगर एक हायर ओपनिंग मिलती है तो बिल्कुल इसे शॉर्ट करें, लेकिन अगर एक फ्लैट अगर ओपनिंग मिलती है इसी लेवल्स के करीब की, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 183 का और टारगेट्स रखे 173 के। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक वापस एक बार 160 से लेकर 165 के लेवल्स छू सकता है। तो कोल इंडिया को शॉर्ट करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना है हमें 183 का। ओके, कोल इंडिया को बेचने की सलाह, इंट्राडे स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म के लिए ये है श्रीकांत चौहान की। श्रीकांत जी बहुत धन्यवाद करेंगे आपका बाजार आज और कल में हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।